बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद-बाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको असले का शौक है और आप अपने साथ असला कैरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास असले का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हाई ब्लड प्रेशर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का मसला है और आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने साथ बिल्कुल भी असला नहीं रखेंगे। आज की वीडियो मेरे दिल का जाने यूजीन स्टोनर के मुताल्लिक। दोस्तों, यूजीन स्टोनर एक अमेरिकन मैकेनिक थे और ये पैदा हुए थे 1922 में इंडियाना स्टेट में। अमेरिका की एक स्टेट है इंडियाना, वहाँ पे। और ये बचपन में ही इनको मैकेनिक्स का बहुत शौक था। तो ये अपनी स्टडीज़ के लिए कैलिफोर्निया वगैरह चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करते हैं और साथ में ही 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। 1939 में इनको पैसों की ज़रूरत होती है, जॉब की ज़रूरत होती है, तो ये जो है जॉइन करते हैं। आपने लाज़मी नाम सुना होगा, अमेरिका की एक एयरक्राफ्ट कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो जहाज़ वगैरह बनाती है। तो ये एज़ ए मैकेनिक जहाज़ों की इस कंपनी में एविएशन इंडस्ट्री जो है इसमें जॉइन करते हैं। और उस वक़्त क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको जहाज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये हायर कर रहे थे मैकेनिक जो लोग थे उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि वो जंग लगी हुई थी। तो ये 39 में उनको जॉइन कर लेते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वहाँ पे इनको जो गवर्नमेंट होती है उनको लोगों की ज़रूरत होती है जो ऑन फील्ड जो है वो जहाज़ों का काम कर सकें। तो उसके लिए यूजिन स्टोनर जो है उनको पिक किया जाता है और उनको यूएस मैरीन कॉर्प जो है वो उसमें भर्ती किया जाता है और उनको डिप्लॉय किया जाता है। जापानीज़ और चाइनीज़ जो वहाँ पे कुछ आइलैंड है, वहाँ पे इनको डिप्लॉय वगैरह कर दिया जाता है और वो वहाँ पे एज़ ए मैकेनिक्स जो जहाज़ होते हैं, अमेरिका के जहाज़, उनके टेक केयर के लिए या उनको मरम्मत के लिए वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों, वहाँ से ये वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म होती है तो 1945 जो है वहाँ से ये रिटायरमेंट लेते हैं या वहाँ से उसको छोड़ देते हैं मेरीन कॉर्प को, जो जो यूएस की फ़ोर्स है। तो ये जो है एक और प्राइवेट कंपनी होती है अमेरिका की, एविएशन से रिलेटिव कोई पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक होते हैं, मैकेनिक्स का इनको शौक होता है, तो ये इसी फील्ड के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पे ये जो है पार्ट्स जो होते हैं जहाज़ों के, उनके डिपार्टमेंट में ये काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब ये मेरीन कॉर्प में वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व करते हैं यूएस आर्मी को, तो इनके अंदर एक वेपन्स को लेके, जो जहाज़ों पे वेपन्स लगे होते हैं, उनको लेके एक बहुत ख्वाहिश पैदा होती है कि यार ये जो बड़े-बड़े वेपन्स लगे होते हैं जहाज़ों के ऊपर, क्यों ना एक क्या ज़बरदस्त सा छोटा-सा वेपन लाइट वेट तैयार किया जाए जो कैरी किया जा सके और बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेट करे। तो यहाँ पे इनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है छोटे फायरआर्म को बनाने की। तो एक्सक्यूज़ मी। दोस्तों, ये तकरीबन 1945 से लेके जो है वो तकरीबन 1954 तक जो है इसी एक वेपन्स को लेके और वहाँ पे छोटी राइफल्स वगैरह उन पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं और वहाँ पे ये छोड़ देते हैं इस जॉब को जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्ट्स की जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो ये 1954 में जॉइन करते हैं ऑफिशियली अर्मालाइट जो कंपनी है, एरिज़ोना बेस्ड अमेरिका की, जो राइफ़ल्स बनाते थे, फायर आर्म्स बनाते थे। क्योंकि इनके दिल में भी ये ख्वाहिश थी और ये काम भी करना चाहते, तो वो जो एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक से हटकर फिर अब ये अपने आप को जो है वो लगा लेते हैं एक राइफ़ल बनाने के चक्कर में, और वो कहते हैं कि एक ऐसी राइफ़ल होनी चाहिए कि जो बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेट करे। यानी कि आपने देखा होगा जो AK-47 वगैरह राइफ़ल्स थी, या उस वक़्त G3 वगैरह आ गई थी, AK-47 वगैरह आ गई थी, और कोई भी उस वक़्त की जो राइफ़ल STG-44 जर्मनी यूज़ कर रहा था, तो उसमें होता था कि 2 पार्ट्स जो होते थे वो मूव करते थे राइफ़ल को ऑपरेट करने के लिए। तो ये काम कर रहे थे एक ऐसे सिस्टम पे जो सिर्फ़ एक ही पार्ट हो, जो सिर्फ़ गैस जो होती है उसको उसके सिस्टम या उसकी बेस पे जो है वो काम करे, और ये डिज़ाइन करते हैं उसी कंपनी में आर्मर लाइट में रहते हुए डायरेक्ट इम्पीचमेंट सिस्टम, जो एआर का जो है वो सिस्टम होता है उसको। और ये सिर्फ आपको पता है कि एक गैस ट्यूब के ज़रिए
राइफ़ल जो है M16 अपने बैरल से जो है वो गैस लेती है और पीछे BCG को दे देती है, और BCG जो है फिर वो ऑपरेट करता है बफर सिस्टम के ज़रिए, जो कि बट के अंदर है, AR-15 के बट के अंदर लगा होता है। ये बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, और इस दौरान जो है ये राइफ़ल जो है तैयार कर लेते हैं AR-10, जिसे कहा जाता है M5 भी कह सकते हैं आपको। 308 कैलिबर में, यानी कि 7.62 by 51। उस वक़्त दौर ऐसा था कि बड़े कैलिबर जो है वो चलते थे असॉल्ट राइफ़ल में भी। तो ये राइफ़ल जो है तैयार कर ली जाती है, या डायरेक्ट इम्पीचमेंट सिस्टम वो भी बहुत पसंद किया जाता है, राइफ़ल बहुत पसंद की जाती है। ये राइफ़ल जो है सबमिट की जाती है यूएस आर्मी को, और कहा जाता है कि लाइक 56-57 में ना इसको कहा जाता है, आर्मोलैट जो है वो कहते हैं कि यार इस पे आप करें, अगर आप चेक करें, इस पे अपना तजुर्बा वगैरह करें, इस पे ट्रायल्स वगैरह करें, अगर आपको ये चाहिए तो हम आपको ये राइफ़ल्स जो है बना के दे सकते हैं। अब उस वक़्त बड़े कैलिबर वगैरह जो है ना, उस वक़्त ऑटोमैटिक वेपन्स में थोड़े से वो रिकॉल वगैरह दे रहे थे, और थोड़े हैवी होते थे। तो यूएस आर्मी जो होती है वो देख रही होती है छोटा कैलिबर हो, अ, तो उसके लिए ये राइफ़ल AR-10 जो है इसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर इसमें छोटा कैलिबर की कोई राइफ़ल हो, तो वो इसी सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट इम्पीचमेंट सिस्टम के अंदर हो, तो वो ज़रूर हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर छोटे कैलिबर में हो तो। उसके बाद जो है यूजीन स्टोनर जो है वो हमारी जो M16 है, उसके ऊपर काम करते हैं, और तकरीबन 1959 से लेके 1963 तक M16 जो है वो तैयार कर ली जाती है और यूएस आर्मी को ट्रायल के लिए दी जाती है। जिसका लाइक जो फेमस शायद पूरी दुनिया में अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस अगर कैलिबर चल रहा है, तो वो 5.56 बाय 45 223 जिसे हम कहते हैं। वो राइफ़ल कैलिबर में, उस कैलिबर में बना ली जाती है M16 छोटा कैलिबर, और राइफ़ल और ज़्यादा वज़न में भी कम हो जाती है, रिकॉइल भी उसका कम हो जाता है, गन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जब ट्रायल किए जाते हैं, यूएस आर्मी इसको ट्रायल करती है, तो वो जो ये तीनों चारों चीज़ें होती हैं, ये जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं कि रिकॉilless वेपन है, लाइट वेट है, कैरी करना बहुत आसान है, और छोटा कैलिबर है, इसकी रेंज भी ज़्यादा है, झटका कम देती है, और एक्यूरेट है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो आपको दे रही है। तो वो इस राइफल को ऑफिशियली 1964 में अडॉप्ट कर लेते हैं, और वहाँ से ये कहानी शुरू होती है AR-15s की, और ये सारी आज तक जो है ये अमेरिकन आर्मी जो है AR-15 जो डायरेक्ट इम्पीचमेंट सिस्टम है, उसको लेके चल रही है। दोस्तों आगे चलते-चलते जो कोल्ट कंपनी आपने सुना होगा, FN कंपनी आपने सुना होगा, कोल्ट की ऑफ़िशियली बात करेंगे। कोल्ट वाले जो है इनसे ये डिज़ाइन वगैरह बाय करते हैं, या सम जो भी इनकी डील्स होती हैं, ये डील्स करके 1982 में M4 कार्बाइन जो राइफ़ल है, वो डिज़ाइन करते हैं, और सब शायद दुनिया में AK और M4 ये 2 राइफ़ल्स हैं, शायद दुनिया में इससे ज़्यादा मशहूर कोई राइफ़ल्स ना हो, और हर बंदे की अपनी-अपनी चॉइस होती है, कोई कहता है AK अच्छी है, कोई कहता है M4 अच्छी है, और अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस के मुताबिक जो है वो बंदे जो हैं इसको पसंद करते हैं, अपनी-अपनी नीड के मुताबिक। दोस्तों M4 कार्बाइन जो है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है मकबूल होती है यूएस आर्मी में, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उसको भी अडॉप्ट कर लिया जाता है यूएस आर्मी में। इनफैक्ट तब से लेके आज तक जो M4 जो है उसी को यूज़ किया जा रहा है। कुछ प्लेटूनें अभी भी M16A4 जो है बड़ी राइफ़ल जो है उनको पसंद करती हैं, और उनको भी यूज़ करती हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी वेपन है। इसमें टाइम के साथ थोड़ी वेरिएंट्स M16 A1, A2, A3, A4 आते रहे हैं, M4 में भी आते रहे हैं, कार्बाइन वगैरह में साइज़ेज़ इनके सारी मॉडिफ़िकेशन वगैरह होती रही हैं। दोस्तों आज तक अमेरिका के अंदर तकरीबन 1500 के करीब जो है ऐसी कंपनियाँ मौजूद हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली AR-15 डायरेक्ट इम्पीचमेंट सिस्टम में राइफ़ल जो है यूजिन स्टोनर का शाहकार जो है, उसकी या राइफ़लें बना रहे हैं, या उनके पार्ट्स बना रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी कंपनी, आप सीज़ी को ले लें, एचके को ले लें, जितनी भी कंपनी थी, वो सबसे ज़्यादा नोरिंको ले लें, चाइना को ले लें, सबसे ज़्यादा ऐसा हमारी CQA नोरिंको चल रही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी डिज़ाइन को कॉपी किया जा रहा है, या किसी प्लेटफ़ॉर्म को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो वो AR-15 का ये यूजिन स्टोनर का तहलीक करता जो है डायरेक्ट इम्पीचमेंट BCG बोल्ट कैरियर ग्रुप जो हमारा होता है, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में राइफ़ल्स जो है ये बनाई जा रही हैं।
आपको एक और बात बताऊँगा, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1990 में बाकायदा इन्विटेशन की दी जाती है मिखाइल क्लेशेंकोव को। वो आते हैं, यूजिन स्टोनर से मिलते हैं, इनकी बड़ी गहरी दोस्ती भी होती है, ये खाना-शाना भी खाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, मिलते-जुलते भी हैं, तस्वीरें भी होती हैं, फ़ोटोशूट भी करते हैं और एक-दूसरे के शाहकार जो हैं राइफ़लें AK-47 और AR-15s, M16s, ये पकड़ के तस्वीरें भी बनाते हैं। और मैं तस्वीरें लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा एक मोहब्बत बड़ा पैगाम जाता है दोनों जो सूरमा जो हैं, जो 19वीं सदी के सबसे बड़े जो राइफ़ल वेपन डिज़ाइनर्स जो हैं, शायद इनसे बड़ा कोई नहीं होगा, यूजिन स्टोनर और मिखाइल क्लेशेंकोव। तो उनकी जो एक मोहब्बत का पैगाम जो है वो दिया जाता है लोगों को। और एक फायर आर्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही पॉजिटिव जो है इसकी एक वाइब जो है वो बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये बीमार हो जाते हैं 90s के बाद, 97 तक ये ज़िंदा रहते हैं, इनको शायद कैंसर का इश्यूज़ था कोई, तो 97 में यूजिन स्टोनर जो है ये वफ़ात पा जाते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की कि मैं जस्टिस कर सकूँ उनकी स्टोरी के साथ, लेकिन यूजिन स्टोनर थे जो जिन्होंने तहलीक की थी सबसे पहले AR-15 राइफ़ल्स AR-10 की शक्ल में, और ये थी उनकी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।